3 क्लास जो आपकी हुई उनका रिवीजन आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि अगर नहीं किया होगा तो आप भरोसा करो आप इन 3 क्लास का रिवीजन कभी भी नहीं कर पाओगे एंड ऑफ द डे तक, जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं संडे में कवर कर लूंगा, मैं सैटरडे में कर लूंगा, मैं उस दिन कर लूंगा, एक्स्ट्रा आपको विश्वास करो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। और अगर आप ऐसी गलती कर चुके हो अब तक एक आध सवाल में तो समझ जाओ अभी शुरुआत है, आगे मत करना। जो आज पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आज ही होना चाहिए, ये बात आप श्योर कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और क्लास नंबर 4 में टाइप नंबर 7 हम लोग करेंगे। और छोटा सा छोटे-छोटे टॉपिक्स को मैंने टाइप वाइज बांटा है, उन छोटे-छोटे टॉपिक्स की छोटी-छोटी कांसेप्ट रहेंगे और धीरे-धीरे हम लोगों को मजा भी आएगा, क्योंकि छोटा सा कांसेप्ट सीखेंगे उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन, छोटा सा कांसेप्ट उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन। तो बच्चे टाइप 7 का कांसेप्ट क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर सपोज अगर मैंने आपसे कहा 10% का फ्रैक्शन बताइए, भिन्न क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/10। अब अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दो, किसी संख्या में क्या करो 10% का इंक्रीज कर दो, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सर अगर उस संख्या की ओरिजिनल वैल्यू 10 है, नीचे वाली वैल्यू, तो वृद्धि कितनी करनी है? ऊपर वाली वैल्यू को वृद्धि करके यहां पे लिख दो 11। उस संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? 10 से 11। अगर मैं आपसे कहता हूं कि संख्या की वृद्धि को 2 बार करो, क्या करो? वृद्धि को 2 बार वृद्धि करो, 2 बार वृद्धि करो, तो आप कहोगे सर 2 बार 10 से 11 लिख दो। पहली बार 10 से 11 और दूसरी बार 10 से 11। मान लो अगर मैं कहता हूं 3 बार वृद्धि करो, तो आप 3 बार 10 से 11 10 से 11 10 से 11 3 बार लिखोगे। जितनी बार मैं वृद्धि करने को कहूंगा आप उस फ्रैक्शन को उतनी बार इंक्रीज कर दोगे। ये रही पहली बात। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या में 20% की कमी करो, मैंने क्या बोला? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, 1/5। अगर मैं कहता हूं 20% की कमी करो, तो कमी करने का मतलब है कि अगर वो ओरिजिनल संख्या 5 है, तो ऊपर वाली संख्या कम कर दो, 1 कम करके 4 लिख दो। और मैं कहता हूं 3 बार कमी करो, क्या करो बच्चे? 3 बार कमी करो, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 5 से 4, 5 से 4 और 5 से 4। 3 बार 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 लिख दो, ये हमारी 3 बार कमी हो जाएगी। तो बेसिकली यही चीज आपने देखनी है और करनी है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया पहले तो किसी संख्या में 10% की वृद्धि करो, पहले 10% की वृद्धि करो और उसके बाद में 20% की कमी कर दो। क्या बोला मैंने? कि पहले तो 10% की वृद्धि करो और फिर 20% की कमी कर दो। तो आपके फ्रैक्शंस कैसे होंगे? आपके फ्रैक्शंस होंगे कि सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर उसने पहले वृद्धि बोला है तो भैया 10 में क्या कर दो? 1 जोड़ दो, 11 कर दो। फिर उसने बोला है कमी 20% की, तो 5 में से 1 घटा दो और क्या कर दो? 4 कर दो। ये हमारे दो रेशियो तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप रेशियो मेथड से चीजों को कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेज लिखवाने वाला हूं बच्चे, कुछ फॉर्मुलेज लिखवाने वाला हूं और आप मेरा भरोसा करो वो इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना कि परसेंटेज में भी काम आएंगे, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएंगे, डिस्काउंट में भी काम आएंगे और सबसे ज्यादा तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएंगे। तो 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले में 3 लाइन ऐसे खींच देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि पहले तो a% की वृद्धि, a% की वृद्धि किसी संख्या में की जाए और b% की वृद्धि की जाए। ये लगातार है, ये क्रमागत वृद्धि है। ये क्या है? क्रमागत है, सक्सेसिव है। क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चा? मैंने पहले 100 रुपए की कोई मैंने चीज खरीदी, मैंने उस पे 10% बढ़ाकर 110 रुपए उसको वैल्यू कर दिया, फिर मैं उसको 10% दोबारा बढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं दोबारा 10% बढ़ाऊंगा ना तो 100 पे नहीं बढ़ाऊंगा, 110 पे ही बढ़ाऊंगा। बढ़ी हुई वैल्यू को ही और आगे बढ़ाना उसी को ही सक्सेसिव बोला जाता है, या फिर घटी हुई वैल्यू को और पीछे घटाना उसी को ही सक्सेसिव बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं सक्सेसिव रूप से, क्रमागत रूप से एक वृद्धि करता हूं a% की और दूसरी भी b% की वृद्धि करता हूं, तो आपका ओवरऑल जो होगा, जो ओवरऑल आपका केस होगा बच्चे, ओवरऑल क्या होगी? वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। और क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस b प्लस a गुणा b बटे 100। ये आपकी ओवरऑल वृद्धि होगी बच्चे। याद रखना इस फॉर्मूले को हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करेंगे। a प्लस b प्लस a गुणा b बटे 100 को सीआई के टाइम पे फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा। सेकंड आता है आपका कि अगर भैया मैं किसी भी वैल्यू में a% की कमी कर दूं और फिर b% की कमी कर दूं, दोनों अगर मैं कमी कर देता हूं और ये सक्सेसिव है, ये क्रमागत रूप से है, पहली कमी की और कमी हुई वैल्यू में दोबारा से कमी कर दी, ये होता है सक्सेसिव कमी, ये होता है क्रमागत कमी। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमेशा याद रखना ऐसे केस में बच्चे ओवरऑल की अगर पूछेगा तो ओवरऑल हमेशा कमी रहेगी। ओवरऑल क्या रहेगी? हमेशा कमी रहेगी। और फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई a प्लस b माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, a गुणा b बटे 100। ऑलवेज कमी रहेगी। अगर आप किसी संख्या में a% की कमी और b% की कमी करते हो तो ओवरऑल कमी होगी और a प्लस b माइनस a गुणा b बटे 100। और याद रखना ये फॉर्मूला हम कहां पे यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम डिस्काउंट में यूज करेंगे। इसमें यूज करेंगे, डिस्काउंट में भी यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम डिस्काउंट चैप्टर, जब पट्टा चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना भाई साहब, ब्लैक जर्सी, आपसे कह रहा हूं 3 दिन में हो गया सारा जोश खत्म, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने आपसे बोला कि अगर मैं ओवरऑल कमी की बात कर रहा हूं तो इसे हम डिस्काउंट में भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है कि अगर किसी वैल्यू में बच्चे आप a% की वृद्धि इंक्रीज करते हो और b% की कमी करते हो, एक वृद्धि और एक कमी। देखो पहले तो दोनों वृद्धि की, फिर दोनों कमी की, और अगर एक वृद्धि और एक कमी अगर आप कर देते हो तो ऐसे केस में ओवरऑल हम नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर दोनों कमी है, ओवरऑल कमी, दोनों वृद्धि है, ओवरऑल वृद्धि, यहाँ पर ओवरऑल नहीं बता सकते हैं। ओवरऑल बताने से पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है a माइनस b माइनस ऑफ a गुणा b बटे 100। जहां पर a क्या है? a है आपका वृद्धि वाला परसेंट और b क्या है? कमी वाला परसेंट। वृद्धि को पहले रखना है, कमी वाले को b मान के चलना है। तो a माइनस b माइनस ऑफ a गुणा b बटे 100। और ये फॉर्मूला लगा के अगर आपकी वैल्यू जो आएगी यहाँ से, अगर वो प्लस आई, अगर वो ये वैल्यू फॉर्मूला लगा के वैल्यू प्लस आई तो समझ जाना वृद्धि है। और अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के आपकी ओवरऑल वैल्यू कम आई यानी कि माइनस में आई तो समझ जाना कमी हुई है। समझ जाना क्या हुई है? कमी हुई है। ये जो मैंने लिखवाया है ना बोर्ड पे, मैं याद करोगे 4-5 चैप्टर तक इन चीजों को कुछ पढ़ाया था सर ने। बहुत कम समय में आपको आपके सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं बच्चे, ये रहा। अब आप कहेंगे कि सर आपने रेशियो मेथड भी बता दिया और ये फॉर्मूला मेथड भी बता दिया, तो कौन सा मेथड कहां पे लगाना है? सामने देखिए, अगर आपसे कहेगा परसेंट ही बताइए ओवरऑल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, तो आप फॉर्मूला मेथड लगा दोगे। अगर आपसे कहेगा कि भैया पहले 10% की वृद्धि करी, फिर 15% की कमी कर दी, अगर पहली कीमत 10,000 थी तो बाद की कीमत बताओ, रुपए में पूछ ले कि शुरुआत की कीमत इतनी है, बाद की कीमत क्या होगी, रेशियो मेथड से जाना। समझे मैंने क्या बोला? अगर वो परसेंटेज ही पूछेगा तो फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, अगर वो आपसे रेट पूछेगा पैसा कितना है लास्ट का या फिर अंत का, देखिए शुरुआत में कितने का धनराशि थी, तो रेशियो मेथड।
संख्या में 30% की वृद्धि कर दी और फिर 30% की कमी कर दी, एक वृद्धि की और फिर उसके बाद कमी कर दी, तो अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होगा? 10% की कमी, कोई परिवर्तन नहीं, 9% की कमी, 9% की वृद्धि, यानी कि आपको ऑप्शन में उसने परसेंट में ही दे रखा है। अब बताओ, ये जो सिर पे हुडी पहने हुए हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, दिख रहे हो मुझे? तुम आने वाला हूं कैमरे में घुस के ऐसे कॉलर पकड़ के खींच रहा हूं मैं, बेटा बाहर की तरफ ध्यान रखना अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो। तीसरा फॉर्मूला जहां पर एक वृद्धि और एक कमी होती है, और वृद्धि और कमी का फॉर्मूला कौन सा होता है? a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, और पहले वृद्धि को रखेंगे फिर कमी को, तो वृद्धि कितनी है? 30 की, माइनस 30 गुणा 30 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो गया, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस का 3 3 9, माइनस का 9%, और मैंने आपको बताया कि ओवरऑल वैल्यू अगर माइनस में आती है तो क्या होगा? कमी होगी, तो यानी कि हम कहेंगे ओवरऑल वैल्यू माइनस में है तो बच्चा हम कहेंगे 9% की कमी, क्या बोलेंगे? 9% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। वेरी गुड, मजा आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल करिए पहले, नहीं ये नहीं, यही करिए आप पहले। कह रहा है, एक वस्तु की कीमत पहले 25% कम कर दी गई, फिर 35% की वृद्धि की गई, यदि परिणामी कीमत 405 रुपए है तो वास्तविक कीमत क्या होगी? मैंने बोला कि कभी भी आपसे अगर प्राइस या कीमत के बारे में बात करेगा तो आप रेशियो मेथड से जाना, अगर वो परसेंटेज ही पूछेगा तो फिर आप फॉर्मूला मेथड से जा सकते हो। अब चूंकि यहाँ उसने बोल दिया कि परिणामी कीमत भाई साहब 405 रुपए है तो वास्तविक कीमत क्या है, अब रेशियो मेथड से जाओ। रेशियो मेथड तो सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले आपको कि नहीं, बिल्कुल सिखाया। तो आप 25% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना होगा? 1/4, और 35% का फ्रैक्शन कितना होता है? 35/100, यानी कि 5 7 35 और 5 से जाएगा 20 बार, 7/20 होता है। अब सवाल कहता है कि पहले तो 25% की कमी हुई है, कमी हुई है मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 4 में से 1 घटा तो 3 बचेगा। फिर कह रहा है कि भाई साहब 35% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 20 में 7 जोड़ दो 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 चौको 80, मल्टीप्लाई करेंगे 81, यानी कि अगर ये मेरी शुरुआती कीमत थी तो ये मेरी सबसे लास्ट में अंत में कीमत बची है। और सवाल ने क्या बोला आपसे? सवाल ने बोला कि भैया अंत में तो 405 कीमत बची है, तो 81 यूनिट का मतलब 405, एक यूनिट का मतलब पूरा 5 बार कटेगा ये, तो भैया 80 यूनिट का मतलब कितना होगा? 80 गुणा 5 दैट इज 400। हमारा बड़ा प्यारा सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या अगले सवाल के लिए तैयार हो? वेरी गुड, बिल्कुल जुनून है आपके अंदर, जीडी वाले बच्चे, इसीलिए तो मैं इनको पसंद करता हूं। तुम लोगों के अंदर आग होती है नौकरी लगने की, नहीं अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लाने की जहां हर कोई आपके ऊपर गर्व करे और आपके फादर बड़े शान से 4 लोगों में बैठ के कह सकें कि मेरे बेटे ने तो कर दिखाया या मेरी बेटी ने तो कर दिखाया। स्पेशली सबसे ज्यादा चैलेंज दोनों के पास ही होता है, लड़कों के पास जीविका चलाने का चैलेंज और लड़कियों के पास अपने आप को प्रूव करने का चैलेंज। लड़कों के पास भी एक अलग चैलेंज होता है, लोग कहते हैं क्या करोगे यार पढ़ा के तुम लड़कियों को, शादी तो हो जानी है, कौन सा तुम्हें कमा के देने वाली है लड़की, कमा के देगी अगले घर को देगी। ये पुरातन वाली जो सोच है ना लोगों की, यही तो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। या अगर तुम्हें कमा के लड़की नहीं देगी और इसलिए तुम अगर उसे नहीं पढ़ा रहे हो तो फिर तुम्हारे जैसा स्वार्थी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, फिर तुम स्वार्थी हो। किसी का हक अगर तुम छीन रहे हो तो दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी हो तुम। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 ज्यादा है। बताइए मूल संख्या क्या होगी? डिफरेंस यहाँ पर बच्चे आपको डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। देखो जब मैं ये फ्रैक्शन लिख रहा हूँ ना, बार बार लिखूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। 15% का फ्रैक्शन 3/20 और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 1/5 होता है। तो पहले तो 15% घटाया गया, तो 20 में से 3 घटा तो आएगा 17। फिर कह रहा है 20% बढ़ाया गया, तो 5 में 1 जोड़ दो कितना आएगा? 6। मल्टीप्लाई करेंगे 20 पंजे 100, मल्टीप्लाई करेंगे 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102। तो सवाल कह रहा है कि भैया प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 ज्यादा है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, ये हमारी प्राप्त संख्या है, ये हमारी मूल संख्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया, और यही 2 की वैल्यू बचा हमें 78 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपका 2 × 6 = 18, 39। मूल संख्या पूछी है मेरे भाई, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3900। बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चे, कह रहा है एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि की गई, बाद में बिक्री में कमी होने के कारण 22% की कमी कर दी गई, तो एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन बताओ क्या होगा? मैंने आपको बोला जब भी वो परसेंट में पूछेगा फॉर्मूला लगा दो, अगर वो कहेगा प्राइस कितना है रेशियो मेथड लगा दो। बच्चे यहां उसने पूछा कि पहले 16% की वृद्धि हुई, बाद में 22% की कमी हुई, ओवरऑल परसेंट परिवर्तन। भाई एक वृद्धि है एक कमी है, मैं कह रहा हूं आपके जैसा तो कोई सवाल को कर ही नहीं सकता। फॉर्मूला होता है एक वृद्धि और एक कमी का, a माइनस बी माइनस ऑफ a गुणा b बटे 100। a को वृद्धि रखना है 16 और b को रखना है कमी दैट इज 22, और माइनस 16 गुणा 22 बटे 100। तो आप कहोगे 16 में से 22, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे बच्चे, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 माइनस 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35 बटे 100। तो आपका जवाब आएगा -6 माइनस 100 से डिवाइड करेंगे 3.52, 6 और 3 9, ये आ गया माइनस का 9.52%। और अगर ओवरऑल वैल्यू माइनस में आई है तो हम कहेंगे 9.52% की कमी, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू क्या है? माइनस में है। आपका जवाब आएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उड़ा दिया सबने। एक और सवाल दूं तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए बच्चे, फिर हम बहुत स्पीड से टाइप को चेंज करते हैं। वो अगला टाइप भी इसी के ऊपर बेस्ड होगा, जो हमने इस टाइप में किया है ना इसी के ऊपर बेस्ड होगा, बस थोड़े से अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। वो तो तैयार है ना आप लोग? एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात उसे 20% घटा दिया गया और फिर उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। बताइए कीमत में परिणाम वृद्धि क्या होगी? अब हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े वो केवल 2% के थे, वो केवल किसके थे? 2% के थे, या तो एक वृद्धि एक कमी, या दोनों कमी, या दोनों वृद्धि।
20% 1/5 और 10% 1/10। तो सवाल कहता है पहले 25% की वृद्धि की गई तो 4 से 5 कर दो, कह रहा फिर 20% घटा दिया गया तो 5 से 4 कर दो, कह रहा फिर 10% बढ़ा दिया गया तो 10 से 11 कर दो और फिर इनको मल्टीप्लाई करो, इधर की इधर मल्टीप्लाई, इधर की इधर मल्टीप्लाई। मैं कहूंगा जरूरत नहीं है, पहले आप थोड़ा सा रुको। इधर की अगर कोई संख्या, ये सब रेशियो में ही तो है, इधर की अगर कोई संख्या इधर से कट रही हो तो मल्टीप्लाई करने से पहले काट लो। जैसे ये 4 4 से कट गया, 5 5 से कट गया, अब यहाँ केवल 10 बचा है, यहाँ केवल 11। देख लो भैया ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है, +1। भाई ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई है, +1 की, और 1 की वृद्धि बटे ओरिजिनल संख्या 10 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे भाई आपका जवाब आ जाएगा कि सर ओवरऑल 10% की वृद्धि हुई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप मल्टीप्लाई भी करते, आप मल्टीप्लाई करते 4 5 20 धाम 200, 5 के 20 की 11 में करोगे तो 220, आप फिर 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे तब ये 10 11 का रेशियो ही आएगा। इसलिए मैंने बढ़िया है पहले 4 से 4 और 5 से 5 उड़ा दिया। आपका जवाब कितना आ गया, 10% आ गया। अब इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चे आपका टाइप 8 जो हमने अभी अभी पढ़ाना। मैंने कहा अगर वो अच्छा फॉर्मूले से, चलो मैं एक बार आपको फॉर्मूले से और बता देता हूं क्या करना है बच्चा। अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो इस सवाल को, तो सबसे पहले आप देखो 2-2% को एक साथ उठाओ, 2-2% को, 25% की वृद्धि और 20% की कमी, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओ। तीसरा वाला परसेंट थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाइए तो एक वृद्धि और एक कमी का मतलब होता है a - b माइनस a गुणा b बटे 100, a गुणा b बटे 100। तो 20 पंजे 100, 5 पूरे 25, तो कितना आएगा, 25 में से 20 गया 5 और 5 में से 5 गया, ये आ गया 0। यानी कि जब मैंने इन दोनों पे लगाया फॉर्मूला तो 25% वृद्धि और 20% कमी पर हमें मिला 0%। 0% का मतलब है ना तो वृद्धि और ना ही कमी, ये मतलब है 0% का। तो फिर जो लास्ट में उसने 10% बढ़ाया, भैया यही मेरा उत्तर हो जाएगा। जो लास्ट का 10% बढ़ा है यही मेरा जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से तो हमें 0 मिला है, कोई वृद्धि कोई कमी नहीं। तो फिर जो तीसरी बार उसने किया होगा वही आपका जवाब हो जाएगा कि ओवरऑल 10% बढ़ा है। ये फॉर्मूला वाला हो गया। मान लो अगर यहां से हमें कुछ परसेंट मिलता तो फिर उसे मैं तीसरे परसेंट के साथ फॉर्मूला यूज करता। मान लो यहाँ वृद्धि मिलती, ये वृद्धि फॉर्मूला a + b + a गुणा b बटे 100। मान लो यहाँ कमी मिलती और यहाँ वृद्धि है तो फिर a - b - a गुणा b बटे 100, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते। अब यहाँ 0% आ गया तो जो तीसरी बार बढ़ाया वही मेरा जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलें। चलिए अब टाइप 8 में जो मैं कराने वाला हूँ ये जनसंख्या वाले सवाल है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है। बच्चे मैं आपसे ये बोलूंगा संडे आपका फ्री होता है, संडे में अगर थोड़ा सा काम आप मेरे कहने से कर लोगे, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वो चीज नहीं किया है, आप जब ये सब कुछ काम से अलग है, ये सारे रिवीजन से अलग मैं बात कर रहा हूँ। फ्री टाइम में एक रफ कॉपी उठाना, यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज, RAMBAN रामबाण सीरीज। उसमें 14 क्लास मैंने जीडी वाले बच्चों के लिए ही कराई है, आपके जो सीनियर्स वगैरह पहले थे। 14 क्लास में से एक एक क्लास हर संडे लेना शुरू कर दो। जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको छोड़ दो, जो नहीं आते हैं हर संडे एक क्लास लेना शुरू कर दो। अलग से एक पतली सी कॉपी बना लो। 14 टॉपिक वो हैं। जनवरी में 15 जनवरी के बाद आपको 10 टॉपिक और कराऊंगा मैं उन 14 से अलग, और वो उन्हीं 14 की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो वो 10 टॉपिक वो जब तक वो मैं 10 टॉपिक कराऊं आपके ये 14 हर बच्चे के हो जाने चाहिए तब तक। ठीक है, वो अलग है, वो एक्स्ट्रा वर्क है हमारा। कहते हैं ना कि अगर हमें कुछ अलग करना है तो थोड़ा सा भीड़ से हट के चलना पड़ेगा बाकी लोगों से। भाई चैप्टर तो सब लोग करते हैं, सिलेबस तो सब लोग करते हैं, अगर हमें भीड़ से हट के चलना है तो भीड़ से अलग हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता रहूंगा कि क्या हम भीड़ से अलग करें। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष के बाद जनसंख्या 75,000 हो गई, बताओ परसेंट वृद्धि। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक साल की ही वृद्धि पूछ रहा है कि भाई साहब जनसंख्या थी 62,500 और जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई मेरे भाई, 75,000 हो गई। आप इनका रेशियो ले लो, बस 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से जाएगा पूरा 25 बार और 25 से जाएगा 30 बार, फिर 5 से जाएगा 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएगा 5 छंग 30। भैया कितने की वृद्धि हुई है आप देख लो सर, 1 की वृद्धि। और अगर हमें परसेंट में बताना है तो 1 बटा और ये संख्या नीचे रख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप कहोगे 5 से काटेंगे ना सर, तो ये 20% आपका बिल्कुल सही जवाब हमें मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, सिंपल था ये। तो जब एक बार वृद्धि हमने की कि भैया एक साल की बात हो रही है, 2022 में दी हुई थी, 2023 की में कितनी हो गई, कितना परसेंट बढ़ी। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं मैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं। जरा ये सवाल देखिए और बताइए मुझे इसका जवाब। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष 5% घटी, 2 साल के अंत में जनसंख्या 798 हो तो आरंभ में कितनी थी। क्या इसमें हम पिछले टाइप वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि भैया सक्सेसिव है ये कि पहले 5% बढ़ी फिर 5% घटी, 2 साल के बाद 798 है तो शुरुआत में कितनी थी, और रेशियो मेथड से करो। मैंने कहा जब भी वो एग्जैक्ट नंबर में बोलेगा तो रेशियो मेथड, परसेंट में बोलेगा तो फॉर्मूला मेथड, ये दोनों पैरेलल लेके दिमाग में आपको चलने हैं सक्सेसिव के केस में। तो 5% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना होता है, 1/20। सवाल कह रहा है पहले 5% इंक्रीज हुई है, पहले क्या हुई है 5% बढ़ी है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 20 में 1 जोड़ दो 21। फिर मेरे भाई उसने बोला कि 5% घटी है, 5% क्या हुई है बच्चा, 5% घटी है, तो आप यहां पर 20 में 1 घटा दो, यहां लिख दो 19। अब मल्टीप्लाई करोगे 20 की 20 में 400, 21 की 19 में करोगे 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39। यानी कि शुरुआत में जनसंख्या अगर 400 यूनिट थी तो भाई अंत में जनसंख्या कितनी बची है, अंत में जनसंख्या बची है 399, 399। सवाल ने बोला है कि भाई साहब अंत में तो जनसंख्या 798 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 399 की वैल्यू 798 होगी मेरे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू देखो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, ये पूरा 2 बार कटा है, इसे पूरा 2 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, शुरुआत में जनसंख्या थी सर 800। बिल्कुल सुंदर, अति सुंदर, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हो गया सभी का। क्वेश्चन नोट कोई नहीं करेगा, जो बच्चा सवाल नोट करेगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, फिर चिल्लाएगा मेरे ऊपर कि सब बहुत तेज भाग रहे हो। तो क्वेश्चन नोट कोई नहीं करेगा, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है 4 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 साल के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 20% थी, तीसरे और चौथे साल में जनसंख्या क्रमशः 10% और 5% की दर से कमी आई। 4 साल के बाद, क्या 4 साल के बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए अब कितनी होगी। 4 साल पहले दी हुई है 10,000 और 4 साल तक उसने बढ़ाया। कह रहा है कि पहले 2 साल, क्या बोला बच्चा उसने बोला पहले 2 साल तो जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 20% है मेरे भाई। 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 10% का फ्रैक्शन 1/10, 5% का फ्रैक्शन 1/20। सारे फ्रैक्शन लिख दिए मैंने। अब सवाल ने बोला कि पहले 2 साल तो जनसंख्या में वृद्धि 20% थी, 20% 2 साल तक वृद्धि हुई है बच्चे, तो हम कहेंगे 5 में 1 जोड़ दो 6 और
और दूसरी बार भी 5 में 6। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 साल तक वृद्धि हुई है, तो 2 साल तक 5 से 6, 5 से 6 आपको करना है। फिर कह रहा है तीसरे और चौथे साल क्रम से, यानी कि तीसरे साल 10% की कमी आई है। कमी आई है मेरे भाई, यानी कि 10 में 1 घटा दो 9, चौथे साल भी कमी आई है, यानी कि 20 में 1 घटा दो 19। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इनकी, 5 पूरे 25, 25 दूनी 50, यानी कि 5000 तो ये आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 9 की गुणा करेंगे 9 6 54, 5 9 दिया 27, 5 32, फिर 19 की गुणा करेंगे 19 चौको 76, 19 दूनी 38, 38 और 7 कितना होता है 45, 19 दिया 57, 57 और 4 होता है 61। ये हमारी अगर शुरुआत में जनसंख्या थी तो भाई साहब ये हो गई बाद में। उसने जनसंख्या शुरुआत की दी हुई है 10,000, तो 5,000 यूनिट का मतलब कितना है भैया 10,000। एक यूनिट का मतलब कितना आएगा, पूरा 2 बार कटेगा, तो भैया बाद में जनसंख्या हो जाएगी 6156 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 2 पंजे 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, 2 6 12, यानी कि जनसंख्या हो जाएगी भैया 12,312। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है। चलिए अब जनसंख्या में थोड़ा सा मैं आपको अलग क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा अलग। ये तो थे सक्सेसिव वाले, ये किसके थे, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन थे जनसंख्या के, कि पहली साल इतनी बड़ी दूसरे साल इतनी बड़ी। जनसंख्या के ही क्वेश्चन एक और टाइप के बनते हैं। एक और टाइप के कैसे बनते हैं, आपसे कहेगा कि भैया कोई शहर है, उस शहर में 2 तरह के लोग हैं, एक पुरुष यानी कि मेल और एक महिलाएं, दैट इज फीमेल। एक पुरुष और एक महिला, 2 तरह के लोग हैं शहर में। आपसे कहेगा कि पुरुष की कुछ जनसंख्या नहीं बताएगा कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या नहीं बताएगा कितनी है। आपसे कहेगा कि भैया पूरे शहर की जनसंख्या कह देगा, मान लो 10,000 कह देगा कि पूरे शहर की जनसंख्या 10,000 है, जिसमें कुछ पुरुष है कुछ महिलाएं हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा। आपसे कहेगा जितने भी पुरुष रहे होंगे ना, जितने भी पुरुष रहे होंगे, सपोज उसमें कहेगा मान लो A% की वृद्धि हुई है, पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, A% की। आपसे कहेगा जितनी भी महिलाएं रही होंगी ना, उनमें B% की वृद्धि हुई है, उनमें कितने की वृद्धि हुई है, B% की वृद्धि हुई है। और आपसे कह देगा पूरे शहर की जनसंख्या, पूरे शहर की ओवरऑल वृद्धि आपको कह देगा कि भैया ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है पूरे शहर की वृद्धि, ओवरऑल वृद्धि दे देगा सपोज आपको C%। और आपसे कहेगा बताओ उस शहर में पुरुष कितने हैं या महिला कितनी है। ये सवाल में आपको डेटा देगा कि भैया शहर में 10,000 लोग हैं, जिसमें पुरुष A% वृद्धि हुई, महिलाओं में B% हुई, ओवरऑल C% की हुई। तो एक नाम आता है एलिगेशन मेथड। क्या नाम आता है बच्चा, एलिगेशन मेथड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो हम एलिगेशन मेथड, एलिगेशन एक चैप्टर भी है आपका, मिक्सचर एलिगेशन आपने नाम सुना है, ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का मतलब है कि एक वर्ग की या एक कैटेगरी की वृद्धि यहां लिख दो, दूसरे कैटेगरी की वृद्धि यहां लिख दो, पुरुष की इस तरफ लिख दी, महिलाओं की इस तरफ, और जो ओवरऑल होगी ना, ओवरऑल यानी कि पूरे शहर में जो वृद्धि होगी उसे आप बीच में लिख दो, उसे किसमें लिख दो, बीच में लिख दो। और यहां पर आपने 2 लाइन ऐसे खींचनी है, 2 नीचे, और बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है, यहां डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा ही होता है, ए और सी का, और यहां डिफरेंस लेना है, यहां पर बच्चे डिफरेंस लेना है बी और सी का, बी और सी का। तो ये जो रेशियो बनेगा ना, यहां पे जो रेशियो बनेगा वो टोटल जनसंख्या का रेशियो बनेगा, पुरुष और महिलाओं का, पुरुष और महिलाओं का ही रेशियो बनेगा। मैंने क्या बोला बच्चे, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला की वृद्धि, बीच में ओवरऑल वृद्धि, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, और नीचे जो रेशियो बनेगा वो ओवरऑल यानी कि टोटल का बनेगा। चलिए सवाल देखते हैं इसके ऊपर, जरा देखिए क्या होगा, कैसे होगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, मुझे इसका जवाब बताएंगे। एक कस्बे की जनसंख्या भाई साहब 7,000 है, यदि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 11% और 8% है, यदि नई जनसंख्या 7680 हो गई, नई जनसंख्या 7680 का मतलब है कि जो जनसंख्या 7,000 थी वो बढ़ के 7680 हो गई। बताओ कस्बे में महिलाओं की संख्या क्या है। देखो आपको पुरुष की वृद्धि दे रखी है, एक तरफ मेल लिखो एक तरफ फीमेल। बच्चे पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि है, 11%, महिलाओं में कितने परसेंट की है, 8%। ये तो सवाल ने दिया है। बीच में हम लिखते हैं ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है, क्या लिखते हैं बच्चे, ओवरऑल वृद्धि। तो ओवरऑल आपने देखा कि भैया 7,680 हो गई जनसंख्या, जो कि पहले 7,000 थी, तो यहां से परसेंट निकालो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल वृद्धि हम देखेंगे कितना वृद्धि हुई है, 680। पहले जनसंख्या 7,000 थी, फिर बाद में इतनी हो गई, तो कितना डिफरेंस आया, 680 डिवाइड बाई 7,000 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, आपको पता चला 68/7%। कितना पता चला बच्चे, ओवरऑल वृद्धि आ गई 68/7%। 68/7% को बीच में लिख दो। बस एक काम और करना है अभी आपने, यहां बड़े में से छोटा घटाने से पहले जो मैंने बताया आपको, अगर कोई वैल्यू आपको इस तरीके से भिन्न में या फ्रैक्शन में मिल जाए ना, तो उसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, जो फ्रैक्शन में 7 है ना, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। इस 7 की मल्टीप्लाई क्या करना है बच्चा, इस 7 की मल्टीप्लाई तीनों में। इन केस या अगर ये आ जाता है ऐसे, फ्रैक्शन में नहीं आता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 गया, 11 सत्ते 77, 8 सत्ते 56 और बीच में 68 है। बच्चे रेशियो बना लो जल्दी से भैया, 68 में से 56 गया कितना जाएगा, 4 8 12, और 77 में से 68 गया कितना आएगा, 9, तो 3 3 9, 3 चौको 12। ये रेशियो आ गया जनसंख्या का, पॉपुलेशन का रेशियो आ गया। हो गया सवाल, हो गया सवाल, मात्र औपचारिकताएं हैं, इतने से ही पार्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। आप कहेंगे कि सर जनसंख्या तो 7,000 थी, तो 4 3 कितना होता है 7, 7 यूनिट की वैल्यू 7,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 1,000। तो पुरुष कितने हैं, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4,000 और 3 यूनिट की वैल्यू 3,000। क्या पूछा उसने, उसने पूछा महिलाओं की संख्या, महिला 3,000 है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। 7,680 लिखा है ना कि 680। वाह मेरे शेर, तुमने जो बात कही है ना, इस बात पे तो एक छप्पी तो बनती है तुम्हारे साथ। 7,000 मैंने पूछा वृद्धि कितने परसेंट की है, 7,000 जनसंख्या है, 7,680 हो गई, वृद्धि कितने की हुई, 680 लोगों की वृद्धि नहीं हुई क्या, मैं वृद्धि तो देख रहा हूं, इंक्रीमेंट इंक्रीज कितना हुआ 680 और डिवाइड बाई ओरिजिनल 7,000 गुणा 100, ये वृद्धि देख रहा हूं मैं। कितनी बढ़िया बात बताओ, 7,680 है ना कि 680। इस सवाल करो जल्दी से, इसका जवाब बताओ जल्दी से, मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। सवाल कह रहा है कि एक गांव में 100 महिला और 120 पुरुष हैं, एक वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि, तो बताइए पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एलिगेशन से ही होगा। मैंने कहा ना जब भी एक वर्ग पुरुष की वृद्धि, महिलाओं की वृद्धि और ओवरऑल वृद्धि दे देगा, आप हमेशा एलिगेशन मेथड ही यूज करोगे। आप कहोगे कि सर एक तरफ पुरुष लिखो, एक तरफ फीमेल यानी कि महिला लिखो, क्या पुरुष में कितनी वृद्धि है, महिलाओं की दे रखी है 20%, यहां लिख दो। फिर क्या बोला उसने, उसने बोला कुल जनसंख्या में 25%, कुल जनसंख्या
यानी कि बच्चे उसने ओवरऑल आपसे बोला है, ओवरऑल। तो याद रखना ओवरऑल को हमेशा बीच में रखते हैं 25%। और पुरुष की जनसंख्या वृद्धि हमें नहीं दी हुई, भाई साहब वही तो पूछा उसने, बताओ पुरुष में कितनी वृद्धि हुई। नीचे रेशियो हमें दिया हुआ है, नीचे का रेशियो दिया हुआ है 100 महिला है और 120 पुरुष। तो 100 महिलाओं के नीचे और 120 पुरुष यहां लिख दो। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। क्या यहां तक पहुंचा जा सकता है? क्या एलिगेशन मेथड में यहां तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। रेशियो से नहीं करेंगे, वो सक्सेसिव वाला नहीं लगाएंगे इसमें बच्चे। सक्सेसिव का मतलब मैंने समझाया आपको, सक्सेसिव का मतलब होता है मैं एक चीज को 100 से बढ़ाकर 150 कर दूं, 100 रुपए की चीज को 150 बना दूं, अगली वृद्धि 150 पे कर दूं, 100 से बढ़ा के 150 पे किया, फिर 150 पे 10% बढ़ा दूं। बढ़ी हुई वैल्यू को और आगे बढ़ाना सक्सेसिव होता है। और वहीं पर आप अपने वो a + b वाले फॉर्मूले यूज करोगे, यहां नहीं करोगे। यहां वो कहां कह रहा है, यहां तो कह रहा है पुरुष में अलग वृद्धि हुई है, महिलाओं में अलग हुई है, ओवरऑल अलग हुई है, तो यहां सक्सेसिव नहीं लगेगा, यहां एलिगेशन ही लगाना है। अब बड़े में से छोटा घटाओ, देखो यहां तक पहुंचना है, देखना कैसे पहुंचेंगे हम लोग। मैंने कहा बड़े में से छोटा, 25 में से 20 गया कितना आएगा 4, 25 में से 20 गया कितना आएगा 4, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4/6, यानी कि 2/3। तो भाई साहब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 गुणा 2/3, यानी कि 10/3। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 10/3, 10/3 मैंने यहां पे लिखा। अब आप यहां देखिए 25 से एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी वाली वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी। ये एलिगेशन रूल का, एलिगेशन मेथड का एक रूल होता है कि अगर 25 या बीच वाली वैल्यू से ये छोटी है तो दूसरी वाली बड़ी होगी। दूसरी वाली क्या होगी, बड़ी होगी। 5 होगा, 4 नहीं। हां सॉरी 5, 5 ही तो लिखा है मैंने, तुमने क्या लिख दिया, 5 ही तो लिखा मैंने। तो 6 यूनिट का मतलब 5, 1 यूनिट का मतलब आएगा 5/6, तो 5 यूनिट का मतलब आएगा 5 गुणा 5/6, यानी कि 25/6, 5 पूरे 25/6। तो क्या दिमाग में रखना है कि बीच वाली वैल्यू से अगर ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, यानी कि 25 + 25/6 कर दो। 25 में 25/6 जोड़ दो तब ये बड़ा होगा। 25 के 150 और 25 175/6%। या 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से तो नहीं घटेगा, इतना ही रहेगा। 6 दूनी 12, 5 6 निम्मा 54, 29 सही 1/6। कहीं ऑप्शन में है क्या, ये रहा 29 सही 1/6, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चे। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, कल बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया इसको, कल सेल में रही थी वो। मैं जस्ट प्रमोशन करने नहीं आया हूं, आपको जस्ट बताने आया हूं कि भैया ये कल सेल में रही थी बुक, 10 बजे से 2 बजे तक बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज किया अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने लिया, जिन लोगों ने नहीं लिया ठीक है आप बाद में ले लेना, या फिर जैसा आपका प्रैक्टिस का जो भी तैयारी का जिस तरीके से आपका बने उस तरीके से कर लेना। लेकिन एक अच्छी बुक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को जस्ट ये बोलना था। उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने इसके ऊपर प्यार दिखाया। मुझे इतना भरोसा नहीं था, मुझे था कि ये 5 10 15 हजार बच्चे इसको देख लेंगे और ठीक है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बाकी लोग तो ये सोचेंगे ठीक है मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर लेता हूं, लेकिन यहाँ क्यूआर स्कैनर भी है, तो उसकी वजह से आप जो भी आपका भरोसा रहा उसके लिए थैंक यू सो मच। चलते हैं बच्चे अब अपने टाइप नंबर 9 के पास। टाइप नंबर 9 में क्या है, देखिए टाइप नंबर 9 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये मैंने आपको रामबाण सीरीज में भी बताया था। रामबाण सीरीज में मैंने कराया था, जिसमें आपका धनराशि का विभाजन, धनराशि धनराशि विभाजन, धनराशि विभाजन, यानी कि अगर मैं कहूंगा कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक का नाम है मनी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कल को आप कमाने जाओगे, पैसे आएंगे आपके अकाउंट में, आप क्या उसे ऐसे ही रखे रखोगे? आज तो बेटा आप पता है क्या सोच रहे हो, भाई साहब जब मैं पैसे कमाने लगूंगा ना एक बुलेट ले के आऊंगा, भाई साहब मैं आईफोन 17 ले के आऊंगा, मैं आईफोन 20 ले के आऊंगा, आईफोन 19 ले के आऊंगा, तो मैं जो है ना एक खेत में ना एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाऊंगा, आज एंजॉय करूंगा, आराम से रहूंगा। ये सपने आप देख रहे हो ना बेटा, जब बड़े होगे ना, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो जो जिम्मेदारी होती है ना उस जिम्मेदारी में ही आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आपका बच्चा कहेगा ना पापा आज शाम को तो पिज्जा खाने चलेंगे, मना नहीं कर पाओगे उसे कि पिज्जा नहीं खाते बेटा, ठीक है, नहीं तो वो पड़ोसियों को भी सुना देगा कि इस घर में कोई रो रहा है, ठीक है। वाइफ ने कहा कि अच्छी मूवी आई है इसको देखने चलते हैं, तो जाना पड़ेगा देखने। तो फिर आपका जो सैलरी है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाएगा। कुछ खर्चा बच्चे की एजुकेशन में जाएगा, सैलरी महीने की मान लो आपने 50,000 आई आपकी, तो उसका कुछ परसेंट हिस्सा आपने बच्चे की एजुकेशन में दे दिया, कुछ परसेंट भैया शॉपिंग हो गई, जरूरी है, कुछ परसेंट राशन आ गया, है ना, राशन मानते हो जो ग्रोसरी वगैरह जो महीने का सामान आता है, वो अभी ऐसे ही मिल रहा है ना, मम्मी सब्जी में नमक ज्यादा कर दिया, वो नमक कहां से आया ये पता नहीं है ना अभी तुम्हें, थोड़ा समय रुको पता चल जाएगा। ग्रोसरी का सामान आ गया, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि आलू का भाव क्या चल रहा है मार्केट में, टमाटर का भाव क्या चल रहा है मार्केट में, ये किताबों के रेट पता है तुम्हें कि टमाटर का मूल्य इतना प्राइस गिरने से उतना ही होगा, उतना हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है अभी तुम्हें। तो ये चीज आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, आपका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग हिस्सों में, तो वो होता है आपका मनी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि धनराशि का विभाजन। अब वो धनराशि का विभाजन भी बच्चे दो तरीके से होता है, दो तरीके से, एक होता है कुल धनराशि में से, एक होता है कुल धनराशि में से, फ्रॉम टोटल इनकम, कुल धनराशि में से, कुल धनराशि में से, फ्रॉम टोटल इनकम, फ्रॉम टोटल मनी, आप ऐसे भी कह सकते हो टोटल मनी, कुल धनराशि में से फ्रॉम टोटल मनी। एक होता है शेष धनराशि में से, शेष धनराशि में से, शेष धनराशि में से, फ्रॉम रिमेनिंग, फ्रॉम रिमेनिंग मनी। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता देता हूं, कभी जीवन में सवाल गलत नहीं होगा, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम टोटल इनकम फ्रॉम रिमेनिंग इनकम। फ्रॉम टोटल इनकम का मतलब है कि मान लो आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खूब मेहनत की, 30 तारीख या 31 तारीख की शाम को आपके अकाउंट में आ गए 40,000 रुपए या 50,000 या 60,000 जो भी आपकी सैलरी रहेगी, भाई साहब उस सैलरी को, उस मनी को अगर मैं परसेंट में मान के चलूंगा ना बच्चे, उस मनी को परसेंट में बोला जाता है 100%। कोई भी आपके पास अगर धनराशि है, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई, उसको हम कहेंगे 100%, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 100%। स्क्रीन ठीक कर दो। तो अभी आपने खर्चा शुरू नहीं किया, अभी आपके पास 100% इनकम है, तो इस 100% में से बच्चे बोला जाएगा कि भैया 10% तो एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दो। इसी 100% में से कहा जाएगा 15% राशन, जिसको ग्रोसरी बोला जाता है कि भैया राशन पे खर्च कर दिया। इसी 100% में से कहा जाएगा 20% की शॉपिंग हो गई, 20% की शॉपिंग हो गई। इसी में से कहा जाएगा कि 10% आपने रेंट दे दिया, जहां पे आप रह रहे हो, खर्चा किराया दे दिया, फिर जो बचा वो आपकी बचत हो गई। अब आप देख लो बचत कितनी हुई है। तो फ्रॉम टोटल इनकम का मतलब है जो भी 100% आपके पास रही है ना, उसी 100% में से अलग अलग परसेंटेज निकले हैं। तो अगर मैं कहूंगा मेरी टोटल बचत कितनी है, तो आप कहोगे सर इन सबको जोड़ लो, जल्दी से मोटा मोटा हिसाब बता दो
यार ये भी मुझे बताने की जरूरत है क्या तुम्हें कि भैया बचत कितने परसेंट की रही है? आप कहोगे सर 20 और 10 30 और 10 40 40 और 15 55। ये तो 55% तो टोटल कितना हो गया? खर्चा हो गया। और अगर हमें बचत बतानी है तो 100% में से माइनस कर दो ये टोटल 55%। तो कितनी बचत आ गई? 45% की बचत है जी। कितनी बचत है? 45% की बचत है। ये है जब हम टोटल इनकम में से बात कर रहे हैं। सेकंड आता है बच्चा फ्रॉम रिमेनिंग इनकम, शेष धन राशि में से, फ्रॉम रिमेनिंग इनकम। यानी कि जब भी मान लो आपके पास शुरुआत में अगर मनी आपके पास 100% है, तो आपसे कहेगा कि भाई साहब 10% बच्चे की शिक्षा पर खर्च कर दो। तो 10% बच्चे की शिक्षा को दे दिया, तो फिर कहेगा जो शेष बचा है, जो रिमेनिंग बचा है 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग बचा है, जो शेष बचा है वो कितना है? जो शेष बचा है वो है 100 में से 10 घटा दो 90%। इस 90% में से रेंट को दे दो 10%। इसमें से 90 का 10% अगर रेंट को दे दिया तो 90 का 10% कितना होता है? 10/100 गुणा 90। आप कहोगे सर 9 एकम 9, रेंट को दे दिया 9, तो भैया शेष कितना बचा है? रिमेनिंग कितना बचा है? 90 में से 9 अलग कर दो 81 बचा है। इस तरीके से आपसे बात कहेगा। दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। आपको पता चला कि जब टोटल धनराशि में से बोलेगा तो सीधा सीधा सारे परसेंट को जोड़ के 100 में से घटा दो। सिंपल है ये भी। जब कहेगा फ्रॉम रिमेनिंग, यानी कि हर परसेंट से पहले, सुनो ये बड़ा अच्छा डिफरेंस बताऊं, हर परसेंट से पहले वो शेष वर्ड यूज करेगा रिमेनिंग, शेष में से कितना परसेंट, शेष में से कितना परसेंट, तो वो आएगा सेकंड कैटेगरी में। आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसे करेंगे हम वन लाइनर से, वन लाइनर मेथड। अब जब भी बताऊंगा जब सवाल आएगा बहुत आसान बन जाएगा, आपको ये पहले वाले से भी आसान लगेगा, इससे भी आसान लगेगा। वन लाइनर मेथड से करेंगे जब भी वो हर परसेंट से पहले शेष वर्ड यूज करेगा। ठीक है बच्चा, तो आपको ये पूरा डिटेल समझ में आया। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम दिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल की तरफ। बस आपको सवाल को पढ़ के ये कैटेगराइज करना है कि ये कौन से टाइप का सवाल है। कह रहा है कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर, सवाल कह रहा है कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए पर, ओके, 15% बच्चों की शिक्षा पर, ओके, कह रहा है 18% अन्य मदों पर, ओके, कह रहा है यदि उसके पास बचत 7560 है तो वेतन कितना है? क्या ये कौन से मेथड से होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहले वाले से होगा ना, क्योंकि यहां पर जो खर्चा देखा जा रहा है बच्चे वो कुल में से देखा जा रहा है। कुल अगर उसके पास 100% है ना, तो 100% में से 25% यहां, 15% यहां और 18% यहां। किसी भी परसेंट से पहले शेष वर्ड या रिमेनिंग वर्ड नहीं लगा हुआ। तो अगर मैं उसका कुल खर्च देखने जाऊंगा, अगर मैं उसका बच्चे कुल खर्च देखने जाऊंगा तो मैं सारे परसेंट को जोड़ दूंगा, 25 प्लस 15 प्लस 18, तो हम कहेंगे सर 58%। कितना बचे? 58% बोलेंगे कि कुल खर्चा कितना हो गया जी? 58%। और अगर मैं कुल बचत की बात करूंगा कि बचत कितनी हुई है, उसकी सेविंग कितनी हुई है, तो 100% में से मेरे भाई 58% माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 42% की बचत है, और यही 42% किसके बराबर होगा? 7560 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 7560 बटे 42। तो आप कहोगे 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 21 दूनी 42, 63, मासिक वेतन 7560 कितनी बार कटेगा? पूरा पूरा नहीं कट रहा है क्या? 7560 बटे 42, 2 से 6 से कट जाएगा क्या? 7 एकम 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 एकम 7 0, 7 8 56 0, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 48, सॉरी 180 बार कट गया। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा सर 180 गुणा 100, यानी कि 18,000 रुपया उसने कमाया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मुझे भरोसा है अगला क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं उसमें चाहे आपसे हो चाहे ना हो, आप उसे करने की कोशिश जरूर करोगे। करने की कोशिश किया करो, हर सवाल को, हो ना हो बाद का काम है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है, शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपए बच जाते हैं। बताइए शुरुआत में कितने थे? कौन से मेथड से होगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से? क्या यहाँ परसेंट से पहले रिमेनिंग या शेष वर्ड लगा कि नहीं? हाँ सर लगा, बिल्कुल लगा। उसने कहा 25% गुम कर दिया, और जो गुम होने के बाद उसके पास धनराशि बची ना, उस शेष में से 60% खर्च किया है। ये 60% टोटल का खर्चा नहीं है मेरे भाई, ये जो 25% खो गई ना पैसा, उसके बाद जो बचा है उसका 60% उसने खर्चा किया है, उसका 60%। ओके, तो अब मैं आपको यहां बताता हूं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड मेथड से जाएगा, और इसको हम वन लाइनर मेथड से करेंगे। किससे करेंगे मेरे भाई? इसको हम वन लाइनर मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है वन लाइनर मेथड? वन लाइनर मेथड क्या होता है जरा देखना। मान के चलो उसके पास धनराशि थी, शुरुआत में पूछा है ना, नहीं पता, मैंने मान लिया उसके पास शुरुआत में धनराशि थी ए, उसके पास शुरुआत में धनराशि कितनी थी ए। अब अगर उसने 25% गुम कर दी, समझना, खुद अपने दिमाग में जवाब बताना, जरूरी नहीं कमेंट बॉक्स में दो, अपने ही दिमाग में बताओ, अगर उसने 25% गुम कर दी तो उसके पास बची कितनी होगी? 100 में से 25% घटा दो सर, 75% बची होगी, ये उसकी शेष धनराशि है। ये उसकी गुम होने के बाद जो बची है ये वो धनराशि है 75%। अब कह रहा जो बची है उसमें से 60% खर्चा कर दिया। मैं कहता हूं अगर किसी भी धनराशि का 60% खर्च हो जाए तो बचेगा कितना? बचेगा 40%। 100 में से 60 घटा दो। बच्चे आप ये गलती मत करना, 25 में से, सॉरी इस 75 में से 60 मत घटाना। कभी आप सोचने लगो कि 75 में से 60 घटा दिया तो 15% बचा, नहीं, ये 60% इस टोटल का 60% है, इस टोटल का 60% है बच्चा। तो इस टोटल का 60% का मतलब है कि भैया अगर 60% खर्चा कर दिया तो 40% बचा होगा, तो इसका गुणा 40% कर दो, और ये किसके बराबर हो जाएगा फाइनली? 360 के। जल्दी से सॉल्व करके ए की वैल्यू बता दो। हो गया सवाल वन लाइनर मेथड से। 24 आ रहा है आपका, काटा पीटी करके बहुत अच्छे, आपने तो धुआं धुआं कर दिया भाई। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 धाम 40, 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 12 दिया 36, 120 बार, और 120 की 10 में गुणा करेंगे कितना जाएगा? हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या भाई? 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 धाम 40, 0 से 0 गया,
3 से जाएगा 12 तिया 36, 1200 आएगा ये तो। धनराशि कितनी है उसके पास? 10 की गुणा उधर कर दो 1200 आ जाएगा। 2400 क्यों कह रहे हो आप? 2400 वालों कान खिंचाई कर दूंगा तुम्हारी, ऐसी गलती करोगे तो। ठीक है, एक और सवाल करिए। ये सवाल करिए बच्चा, जल्दी से मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष शेष धनराशि का 20% किराए पर, फिर शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर, उसके बाद उसके पास 5544 बचते हैं। बताइए उसने किराए पर कितना पैसा दिया? किराए पर पहले तो ये बता दो कि टोटल धनराशि कितनी थी उसके पास, उसके बाद किराए पर कितना किया वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहां देखो ये कौन से मेथड से होगा, फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है या सेकंड टाइप का? सर सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जहां हम कह रहे थे कि हर परसेंट से पहले शेष वर्ड लगा हुआ है, तो वन लाइनर मेथड से करो कि भैया उसके शुरुआत में नहीं पता उसके पास कितनी धनराशि थी, मैंने मान लिया ए, कह रहा 30% राशन पर खर्च कर दिया। अगर 30% राशन पर किया है तो बचा कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 में से 30 उड़ा दो, 70% बचा होगा। उसके बाद ये जो शेष है, ये जो रिमेनिंग है, कह रहा 20% किराए पर खर्च कर दिया। तो अगर किराए पर खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? आप कहेंगे सर 80%। तो किराए पर खर्च करने के बाद कितना बचा है? कह रहा जो बचा है शेष, उसके 45% शिक्षा पर। अगर 45% एजुकेशन पर दिया तो बचा कितना होगा? 100 में से 45 हटा दो, 55% बचा होगा। और ये लास्ट में उसकी बचत किसके बराबर हो जाएगी? लास्ट में उसकी बचत 5544 के बराबर। तो सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ। हालांकि उसने कुछ और पूछा, उसने पूछा किराए पर कितना खर्चा किया। हम पहले ए निकालेंगे कि उसकी कमाई कितनी थी, किराए पे कितना किया वो बाद का काम है। तो जल्दी से मुझे बताओ बच्चे, 0 से 0 गया, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44, 7 से जाएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 से जाएगा 18 बार। ऊपर की सारी संख्या कट गई, नीचे की बची है 0 और 3 0 बची है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 18 3 0। भैया ये तो उसकी टोटल इनकम आ गई। कितनी आगे बचे? ये उसकी टोटल इनकम है जो उसने महीने में कमाई है। अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला कि भैया आप मुझे बताओ उसने किराए पर कितना खर्चा किया। किराए पर देखो, सबसे पहले तो उसने 30% राशन पर खर्च कर दिया, और 30% राशन पर खर्च करने के बाद जो बचा उसका 20% किराए पर किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 18,000 यहां लिखेंगे, देखते रहना। अगर वो 30% राशन पर खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है उसके पास? 70%। अब जो 30% राशन पर खर्च करने के बाद बचा है ना, इसका 20% किराए पर दिया है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे? वो इस 18,000 का ही 20% निकाल रहे होंगे। हल्की सी स्माइल कर दो, तुमने गलती कर दी इस बात को करके। ये 18,000 का 20% नहीं निकालना, पहले 30% राशन का हटाना है 18,000 में से, फिर जो बचेगा उसका 20% निकालना है। ये आएगा रेंट, इसका 20% निकाल दो, ये आएगा आपका रेंट का खर्चा। किसका आएगा बच्चे? ये आएगा आपका रेंट का खर्चा। आपने 18,000 का 20% निकाल दिया, गलत कर दिया। ये 18,000 का 20% नहीं है, राशन के खर्चे के बाद जो बचा उसका 20% है। तो राशन के खर्चे के बाद इतना बचा, उसका 20% रेंट है। तो जल्दी से मुझे जवाब बता दो क्या होगा बच्चे। 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो गई, चौथी जीरो से ये चौथी जीरो गई, 18 सत्ते 126 और मल्टीप्लाई बाई 20, 126 दूनी 252 यानी कि 2520। आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 2520 रुपए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है। इस सवाल को और करो। कह रहे हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15%, घर के किराए के रूप में 15%, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर। अंत में उसके पास 42,480 बचते हैं। कुल वेतन कितना था? हर परसेंट से पहले शेष लगा हुआ है, वन लाइनर मेथड से उड़ा दो और जल्दी से मुझे जवाब बताओ इसका क्या होगा। भाई मान के चलें कि उसका वेतन है ए, अगर उसने 15% की कटौती किराए के रूप में की तो बचा कितना होगा? 15% के बाद शेष कितना बचा होगा? 85%। क्या जो शेष बचा है ना उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो अगर 20% बच्चों की शिक्षा पर है तो भाई साहब क्या मैं कह दूं कि 80% बचा होगा फिर? ओके, फिर कह रहा है कि भैया शेष का 10% है चिकित्सा पर, शेष का 10% चिकित्सा पर, तो बचा कितना होगा? 90%। तो इसका 90/100 निकाल दो और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 42,840 के। क्या यहां से एक ही वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती एक ही वैल्यू निकालने से, कि रोक देगी? आप प्रो लेवल के हो चुके हो अब इस तरह के क्वेश्चन में। आप कहोगे सर 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 34 6 और 2 8, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 0, 8 धाम 80 और 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 9 धाम 90, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 5 से जाएगा 5 सत्तू 35 और 100 की गुणा और फिर 100 की गुणा उधर कर दो। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 7 और 2 और 2 4 जीरो की उधर गुणा जाके हो जाएगी। तो आपका जवाब आएगा कि 70,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, 11 बजे से अगली क्लास है आपकी, तो अब ये टाइम मिलेगा ना जब मैं छोड़ूंगा आपको 30 40 45 मिनट, इसमें रिवीजन करना है इस क्लास का आपको, और वर्कशीट के 10 क्वेश्चन पिछली क्लास के, कल की क्लास के आज लगाने हैं, आज की क्लास के कल लगाओगे। चलिए ये सवाल होमवर्क दे देता हूं आपको, इसे ट्राई करना कल हम यहीं से इसको सवाल को करके और फिर हम अगले टाइप